नमस्कार, शाम के 5 बजे को है। आप देख रहे हैं दंगल, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आज तक लगातार आप तक पहुंचा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की थी या फिर उनका कत्ल हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई की टीम लगातार लगी हुई है। इन सबके बीच बड़ी जानकारी, सुशांत की बिल्डिंग में रहने वाली एक महिला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 13 जून की रात सुशांत के कमरे की लाइट बंद हो गई थी, केवल किचन की ही लाइट जल रही थी। उसने कहा कभी भी ऐसा नहीं होता था कि ऐसे लाइट बंद हो जाती थी, केवल किचन की ही लाइट जल रही थी। सुशांत के कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई थी और इस तरह से उस महिला ने भी अब कई सवालों को जन्म दे दिया है। सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट तो जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। आपने इस महिला को सुना, महत्वपूर्ण जानकारी इनकी ओर से दी गई है और इसी के साथ ही संदेह और ज्यादा बढ़ जाता है कि कभी भी जिस तरह से लाइट बंद की गई थी वैसा पहले कभी नहीं होता था। तो आखिर उसी दिन ऐसा क्यों हुआ, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी के साथ ये महिला भी शक जाहिर कर रही है कि सिर्फ किचन की ही यानी कि रसोई घर की ही लाइट जली हुई थी, बाकी सारी लाइट ऑफ हो जाती थी। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लगातार कहा जाता रहा है कि दरअसल वो देर रात तक जगते रहते थे, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं था। इन सब के बीच एक बार फिर से सुनिए उस महिला की ओर से क्या कुछ कहा गया है आज तक से बातचीत में। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर है उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4 बजे तक जागता था। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट तो जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये महत्वपूर्ण जानकारी उनकी ओर से दी गई है। 13 जून की रात किचन की लाइट जल रही थी, बाकी सारी लाइट्स को ऑफ कर दिया गया था। आज तक से सुशांत की पड़ोसी की एक्सक्लूसिव बातचीत जिसने कई शंकाओं को एक बार फिर से जन्म दे दिया है और परिवार वाले जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को बल मिलता हुआ कम से कम जो पड़ोसी ने बयान दिया है उससे यही लग रहा है। सीधे रुख करेंगे अरविंद ओझा का। इस वक्त अरविंद हमारे साथ लगातार उस जगह से जहां पर सीबीआई की टीम पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है, कुछ ही देर में रिक्रिएट किया जाएगा। अरविंद, ये जो पड़ोसी की बाइट सामने आई है, जो उनका बयान है, वो तो इस संदेह को और ज्यादा बल दे रहा है कि कभी ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ किचन की लाइट जली रहे और पूरे घर की लाइट्स को ऑफ कर दिया जाए। जबकि सुशांत सिंह राजपूत काफी देर तक जगते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो बयान दिया है उसके मतलब और मायने इस पूरे मामले से जोड़कर हम देखें तो क्या निकलते हैं। अरविंद, देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि पहले तो ये बयान आया कहां से। ये बयान आया है इस गेट के एक बार फिर से अरविंद के पास हम चलेंगे। उनसे हमारा नेटवर्क इस वक्त नहीं स्थापित हो पाया है, टूट गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुशांत के घर पर जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम पहुंची थी। अरविंद, कहा गया है कि देयर इज समथिंग। हेलो अरविंद बोले। जी देखिए, मैं आपको यही बता रहा था कि ये बयान अभी अभी आया है और ये बयान आया है इस गेट के अंदर से जहां सुशांत का फ्लैट है और इसी गेट के अंदर से सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक की टीम अभी भी इस फ्लैट के अंदर मौजूद है। जो महिला है वो कह रही है कि 13 जून की रात को 10:30 बजे जो पूरा फ्लैट था उस फ्लैट के जो लाइट्स थी उसको बंद कर दिया गया था, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी। ये बयान तब आया है, इस बयान की अहमियत को समझिए, बयान तब आया जब सीबीआई की टीम अंदर थी। वो महिला यहाँ पर आई और अचानक से कुछ बोलने लगी। फिर उन्होंने ये बताया कि जो 10:30 बजे वो लाइट बंद हो गई थी। अमूमन जो लाइट्स है वो 10:30 बजे बंद नहीं होती थी, सिर्फ किचन की लाइट जली हुई थी उस रात, बाकी सारी कमरे की लाइट बंद हुई थी। देयर इज समथिंग समवेयर। हमारे साथ शम्स भी, हम उनसे बात करते हैं। ये जो बयान आया अभी आया है, सीबीआई की टीम है, ऐसे में इस बिल्डिंग की महिला आकर ये बयान देती है, क्या मायने?
देखिए, इससे पहले भी मैंने बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयान में ये कहा था कि 13 जून की रात करीब 1 बजे के आसपास सुशांत सिंह राजपूत जगे हुए आए थे, पानी पीने के लिए आए थे और उन्होंने पूछा था सिद्धार्थ पिठानी से कि तुम क्यों जाग रहे हो, और उसके बाद वो फिर चले गए सोने और फिर सिद्धार्थ पिठानी का कहना है कि वो भी चला गया। मैंने ये भी बताया था कि आमतौर पर जितने नेबर्स हैं यहाँ पे, उनका कहना है कि सुशांत के बेडरूम की लाइट खासतौर पर रात 4 बजे तक अक्सर जली रहा करती थी और ये लोग बात भी करते थे कि इतनी रात तक ये सोता क्यों नहीं है। तो अब ये जो पड़ोसी का बयान है कि 10:30 पौने 11 बजे, इसका मतलब है कि जो चीज़ एबनॉर्मल होती है, लगातार हर चीज़ ये हो रही है कि एक लाइट बंदने का जलने का टाइम है, लेकिन यहाँ उस दिन 10:30 से 11 के बीच में लाइट बंद होती है और सिर्फ एक किचन की लाइट जलती है। ये जो महिला ने, चूंकि एक पड़ोसी है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले इसमें होगा, तो सीबीआई तक ये बात पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि सीबीआई इस महिला से भी, बल्कि ये पहले से भी है कि कुछ नेबर से भी पूछताछ होगी। लेकिन इसी बाइट में एक और भी खबर निकल कर आती है, वो ये है कि अब तक 13 जून की एक पार्टी की बात लगातार उठ रही है कि एक पार्टी हुई, उसमें कुछ बाहर से लोग आए, एक पॉलिटिशियन का नाम आया, लेकिन इन पड़ोसी की अगर हम माने तो लाइट बेशक बंद थी लेकिन पार्टी कोई नहीं हुई थी। मैं आपको बताऊं कि ये बयान अहमियत इसलिए रखता है कि बयान इस बिल्डिंग के अंदर से आया जहां सीबीआई की अभी टीम मौजूद है। जाहिर सी बात है, ये बयान जो आज तक को के कैमरे पर है, ये बयान अब सीबीआई को भी जाएगा और फिर सीबीआई उस लेवल से सिद्धार्थ पिठानी से भी पूछताछ करेगा, क्योंकि महिला ने बड़ा बयान दिया चित्रा, और ये बयान की टाइमिंग समझिए। इस बयान की टाइमिंग ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर से दिया गया है, जिसमें महिला ने कहा है साफ साफ कि 10:30 बजे 13 जून को लाइट बंद हो गई थी, पूरे कमरे की सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, और आखिर में बोला देयर इज समथिंग समवेयर। तो ये अपने आप में बड़ा बयान है और ये बयान इस बिल्डिंग के अंदर से आया, जिस बिल्डिंग के अंदर अभी भी सीबीआई की टीम, फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है और रिक्रिएशन किया जा रहा है। इस बयान को तो अब सीबीआई जरूर बात करेगी ना, आपको नहीं, बड़ी अहम चीज ये है कि सीबीआई की टीम भी अंदर है और ये महिला पहली बार 14 जून के बाद 2 महीने 1 हफ्ते हो गए लगभग, पहली बार आकर इस तरह का बयान दिया है। तो या तो उन्हें ये भी पता है कि सीबीआई की टीम इस वक्त अंदर है, तो बड़े खास मौके पे एक ऐसा बयान सामने आना, और ये बयान चूंकि ऐसा है कि नेबर के साथ, तो वैसे भी अगर ये महिला ना भी आती तो सीबीआई को पड़ोसियों से पूछताछ तो करनी ही थी कि आखिर 13 और 14 जून की क्या हुआ, कुछ उन्होंने अनयूजुअल देखा, यहाँ के गार्ड से भी बात होगी। तो अब ये एक नई चीज आई है 10:30 से पौने 11 की थ्योरी, तो क्या एक इत्तेफाक था, क्या घर में कोई ऐसी लाइट में प्रॉब्लम आई थी? और मुझे लगता है शम्स अपनी बात कंप्लीट करें, एक बार फिर से उस महिला का बयान हम सुना देते हैं अपने दर्शकों को, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी उनकी ओर से दी गई है और यकीनन अगर हर रोज वैसा नहीं होता हो, कमरे की लाइट 4 बजे सुबह तक सुशांत की जली रहती थी, लेकिन जिस दिन यह हादसा हुआ उसके ठीक पहले वाली रात को अगर लाइट 10:30 बजे ही बंद हो जाती है तो पड़ोसियों को भी शंका है कि यह मामला दरअसल सामान्य नहीं है। उस महिला की ओर से क्या कुछ और जानकारी दी गई है, एक बार फिर से सुनिए और दोबारा लेकर चलेंगे आपको मुंबई। सुनिए सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी को उनकी ओर से क्या दी गई है अहम जानकारी। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में जीजा सुशांत सिंह का जो घर करा गया, उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी, सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी, 4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ, तो पूरी लाइट। देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। इस महिला को आप सुन रहे थे, सुशांत के कमरे का रहस्य अब इनके इस बयान के साथ और ज्यादा गहरा जाता है और यकीनन सीबीआई की टीम जो इस वक्त सुशांत के घर के भीतर मौजूद है, लगातार एक एक एंगल पर वो अपनी तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी सीबीआई की इस टीम के साथ मौजूद है। अब जाहिर तौर पर जो सुशांत के पड़ोसी हैं उनके भी बयान लिए जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या मुंबई पुलिस की ओर से पहले पड़ोसियों से कोई पूछताछ नहीं की गई थी, क्योंकि ये महिला खुद सामने आती है और उनकी ओर से ये तमाम बातें रखी जाती है। अपने मेहमानों के पास चलेंगे, उसके पहले एक बार फिर से अरविंद आपके पास रुक करते हुए, क्योंकि मौके पर ही आप मौजूद हैं, इन महिला का बयान काफी ज्यादा अहम हो जाता है और क्या ये खुद आकर इन्होंने टीवी कैमरे पर यह बताया है कि दरअसल ये सामान्य नहीं था, सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, जबकि सुशांत सुबह 4 बजे तक जगे रहते थे और हम लोग बातें भी आपस में करते थे कि आखिर क्यों इतनी देर रात तक ये जगे रहते हैं, लेकिन उस दिन रात 10:30 बजे ही उनके कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अरविंद, मैं आपको बताऊं चित्रा, ये बेहद पॉश इलाका है बांद्रा का और यहाँ अमूमन कैमरे के सामने कोई भी आता नहीं, कैमरे के सामने आने से बचता है। लेकिन ये महिला बाइट देने नहीं आई थी, शायद आज तक की टीम यहाँ पर खड़ी थी, मीडिया कर्मी यहाँ पर थे, तो ये कन्वे करने आई थी कि आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तब जब हमने इनसे पूछा तो इनका कहना था कि 10:30 बजे उस 13 जून की रात को
पूरे कमरे की लाइट बंद हो गई थी, सिर्फ किचन की लाइट जली हुई थी, जबकि वो 4-4 बजे रात तक जागता था। जब हमने उनसे काउंटर क्वेश्चन किया तो उनका कहना था देयर इज समथिंग समवेयर। और इम्पोर्टेंट यह है कि ये बयान इस गेट के अंदर से आया है, जिस गेट के अंदर सीबीआई की भारी भरकम टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम वो मौजूद है। ऐसे में वो दरअसल महिला मैसेज देने के लिए आई थी। मीडिया में काफी कुछ चलता था, लेकिन उन्होंने आकर साफ किया कि दरअसल 13 जून को पूरे कमरे की लाइट बंद थी। देयर इज समथिंग समवेयर। फिलहाल महिला अंदर मौजूद है और बहुत मुमकिन है कि सीबीआई उनका बयान दर्ज करेगी। ये सनसनीखेज खुलासा उनकी ओर से किया गया है। यकीनन उनके दिल की ये बात कहीं ना कहीं रही होगी। लगातार जिस तरह से आज तक इस खबर को दिखा रहा है, उनको इस बात का संज्ञान होगा कि देखिए परिवार किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और सुशांत के साथ आखिर 13-14 जून की रात क्या हुआ था। ये तमाम वो सवाल हैं जिनकी तफ्तीश में इस वक्त सीबीआई की टीम लगी हुई है। फ्लैट नंबर 106 के कमरे में सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और आज नीरज सिंह जो कि कोक उससे पूछताछ के राउंड का दूसरा दिन है और इसी पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। टीआर कक्कड़ साहब हमारे साथ, फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली से मौजूद है। नवनीत वासन साहब जो कि फॉर्मर सीबीआई ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और डॉक्टर वीसी मिश्रा जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं आप फॉरेंसिक साइंस एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा के। इन तीनों के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से पड़ोसी की ओर से जो अहम बयान दिया गया है वो कितनी अहम कड़ी इस पूरे मामले में साबित हो सकता है, सुनिए फिर से। सुशांत सिंह का जो घर उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी की, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी की, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कम्प्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। पूरी की पूरी लाइट ऑफ थी, जबकि वो सुबह तक जागता था। हमेशा ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ही ऐसा क्यों हुआ, ये तमाम वो सवाल हैं। पड़ोसी जिसको लेकर अपनी शंका जाहिर कर रहे हैं, देयर इज समथिंग समवेयर, ये बात कहकर अपनी तरफ से भी उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि दरअसल सब कुछ सामान्य उस दिन नहीं था, उस रात जब सुशांत के कमरे की लाइट या फिर पूरी लाइट ऑफ कर दी गई थी और सिर्फ किचन की ही लाइट जल रही थी। टीआर कक्कड़ साहब, सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि सीबीआई की एक बहुत बड़ी टीम 28 से 30 लोगों की इस वक्त मौजूदगी, जिसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं, सुशांत के घर के भीतर हैं, उनके सामने किस तरह की चुनौती इस समय आप देख रहे हैं? रिक्रिएट किया जाएगा पूरे मौका वारदात को, सीन को, उसमें किस तरह की चुनौतियां होंगी? और ये जो पड़ोसी ने अपना बयान दिया है, जो आज तक पर लगातार हम दिखा रहे हैं, सर इसके मायने आपकी नजरों से कैसे समझे हमारे दर्शक? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले में लोगों ने, मीडिया ने खासकर अविश्वास दिखाया है कि मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं किसी भी, वो उस तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जो एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या वो उन्होंने ऐसा किसी दबाव में किया, वो दबाव क्या है, और इतने दिनों तक जिनसे पूछताछ असल में करनी चाहिए थी उनसे ना करके, जो ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं जिनका कोई ताल्लुक इस इंसिडेंट के लिए नहीं हो सकता था, उनसे पूछताछ हुई। इसलिए अल्टीमेटली सब, टू कट इट शॉर्ट, सीबीआई को ये केस अब सौंप दिया गया है जी। सीबीआई को जब भी केस सौंपा जाता है तो सीबीआई फिर अपने ढंग से, जो उनका बड़ा एक डिटेल तरीका होता है, क्योंकि वो केवल यही काम, एक टीम लगी है केवल इसी केस को देखने के लिए, तो उनके पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स, अच्छे से अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स लगे होंगे, और वो हर सीन को रिक्रिएट करेंगे, हर सीन को। अब जैसे अभी वो कमरे में हैं तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपना देख रहे होंगे, कोई
कुछ ऐसी चीज तो नहीं वहां पे अभी भी पड़ी हुई बिल्कुल। जिस पर वो कुछ कर सकते हैं, जिस पर उनको शक हो सकता है। सिमिलरली वो पूरा हैंगिंग का वो क्या हुआ, इतनी शंका दी कि उसकी हाइट इतनी थी, वो पलंग इतना था, ये वो सब सीन क्रिएट करके फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे वहां का। बिल्कुल। अब मूव करते हैं हम हॉस्पिटल में क्या हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है। ऑब्वियसली सीबीआई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अपना काम नहीं करेंगी। वो एक स्पेशल टीम डॉक्टरों की कहीं से भी हो, मुंबई के हॉस्पिटल से हो, दिल्ली से हो, उनको कहेंगी कि आप डिटेल में इस चीज को हमें बताइए कि क्या क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पर्टिकुलरली ये क्या है कि टाइम ऑफ डेथ कैसे का नहीं दिया गया है, ऐसा सुनने में आया, आप लोगों ने बताया टाइम ऑफ डेथ नहीं है। क्वेश्चंस जो है करने चाहिए थे पुलिस को कि अपने ऑटोप्सी के टाइम के क्या ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं ऐसे केसेस में, बताइए यह है एंटीमार्टम है, पोस्टमार्टम है, इसकी इंजरीज कितनी है, अगर इंजरीज हैं तो शार्प वेपन से हैं, ब्लंट वेपन से हैं, बिल्कुल। वो सारा फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है बैठ के इन्वेस्टिगेटर को। तो अब ये टीम जो है ये पूरा कुछ ये करेगी। हाँ। और अब ये आपने जो सुनाया इस महिला का बयान है, जी सर। जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों ने बयान दिए हैं जिनका कुछ मतलब हो सकता है, उन सब से पूछताछ सीबीआई टीम मेरे विचार से जरूर करेगी और इस महिला से तो अवश्य करेगी। अब वो देखना चाहते हैं कि भैया ये जो रोज नहीं होती थी लाइट, तो आज क्यों हुआ है। बिल्कुल। उसका कारण कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो लेकिन पूछेंगे अवश्य उससे। चूंकि हत्या और आत्महत्या इन्हीं दोनों पहलुओं को लेकर जांच आगे बढ़ेगी, तो बट ऑब्वियस से इस महिला ने जो बड़ा बयान दिया है कि दरअसल हमेशा ऐसा नहीं होता था, सुबह तक जगा रहता था, हम पूरी लाइट ऑफ हो जाती है किचन को छोड़कर। लेकिन सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे से आपका रुख करते हुए नवनीत वासन जी, जब सीबीआई अपनी जांच कर रही होती है और जब कोई पुलिस की टीम अपनी जांच कर रही होती है, किस तरह का दोनों में फर्क होता है? और इस वक्त सीबीआई की टीम जो मौके पर मौजूद है, रिक्रिएट किया जाएगा पूरे के पूरे क्राइम सीन को, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी सर। किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और कैसे एक डमी को हैंग किया जाता है ताकि उससे जानकारी निकाली जा सके कि मामला हत्या का है या फिर आत्महत्या का है? देखिए, जहां तक अन्वेषण का सवाल है, इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, चाहे वो लोकल पुलिस हो चाहे सीबीआई हो, दोनों को एक ही स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर से इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और जहां पे कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं, चाहे लोकल पुलिस में है चाहे सीबीआई में है, वो एक ही तरह की पद्धति के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन दोनों के अंदर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस इतना है कि लोकल पुलिस के अधिकारियों के पास केसों की संख्या जो वो इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत ज़्यादा होता है, जबकि सीबीआई के अधिकारी के पास में बहुत गिनती के केस होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा समय लगा पाते हैं। इसके अलावा कोई ना तो सीबीआई के अधिकारियों को कोई एक्स्ट्रा अधिकार होते हैं और ना ही कोई उनके पास अलग स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। दोनों का सेम है, दोनों सीआरपीसी के तहत ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सर, एक और सवाल का जल्दी से मैं आपसे जवाब ले लेती हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। दरअसल मुंबई पुलिस को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन खड़े हुए, क्योंकि उसने एफआईआर दर्ज नहीं की। जिन 56 लोगों से पूछताछ की गई वो किस आधार पर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। ऐसे में जो सबूत या साक्ष्य पहले इकट्ठा किए गए थे वो मुंबई पुलिस से ही सीबीआई ने हासिल किए हैं, तो अब उन साक्ष्यों को आधार मानते हुए सीबीआई कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि एक तरफ मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ पहले जो साक्ष्य इकट्ठा किए गए थे उन्हीं के आधार पर भी अपनी जांच को आगे बढ़ाना एक चुनौती है सीबीआई के सामने। नहीं, सीबीआई के लिए वास्तव में एक चुनौती है, क्योंकि सीबीआई को ये केस करीब 65 दिन के बाद मिला है, 65 या उससे ज्यादा दिनों के बाद मिला है। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए अगर वो पहली फर्स्ट रिस्पोंडेंट नहीं है और साक्ष्य को ठीक से इकट्ठा नहीं किया गया तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वो इंक्वायरी कर रहे थे 174 सीआरपीसी के नीचे, अगर उसमें उन्होंने सही तरीके से एविडेंस को इकट्ठा नहीं किया ये तय करने के लिए कि ये आत्महत्या है या अननेचुरल डेथ है, तो उनके खिलाफ में एक्शन होना चाहिए, उनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए, ये लाजमी बात है। अदरवाइज तो लोकल पुलिस अपने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हमेशा भागती रहेगी, जो बहुत ही गलत चीज होगा। और उसके अलावा सीबीआई जो है अपने एक प्रोफेशनल तरीके से सब लोग जो इस केस के बारे में
जिनको कुछ भी जानकारी है कोशिश करेगी उनसे बातचीत करने की, उनसे जानना चाहेगी ताकि उसको लीड्स मिले और उसको आगे लेके जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि 65 दिन के बाद वो पिक्चर में आ रहे हैं, तो जो भी उनको क्राइम सीन पे जो वो रिक्रिएट कर रहे हैं, जो कि हर टिपिकल केस में किया जाता है, तो कोशिश करेंगे कि उससे वो किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकें कि ये आत्महत्या थी या इसके किसी और वजह से डेथ हुई। तो उसके ऊपर सीबीआई वाले पूरी तरह से गौर करेंगे। सर, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और सीबीआई का इस तरह के जांच के मामलों में किस तरह का निष्कर्ष रहा है, अब तक उसके रिजल्ट कैसे रहे हैं, सीबीआई को लेकर भी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि सीबीआई के सामने चुनौतियां इतनी ज्यादा होती हैं कि उसके लिए पूरे मामले के आखिर तक पहुंचना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसके पहले फॉरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, डॉक्टर वीसी मिश्रा जी, जिनसे हम काफी देर से चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर वीसी मिश्रा, अब चूंकि 2:30 बजे जो टीम पहुंची हुई थी, तकरीबन अब 3 घंटे होने के लिए जा रहे हैं, ऐसे में फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम सीबीआई टीम के साथ मिलकर डमी को हैंग करेगी और उसके बाद पूरे मामले को रिक्रिएट करके, क्राइम सीन को रिक्रिएट करके अपनी तफ्तीश को अलग तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। सर, ये कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जो डमी है उनमें किन बातों का ध्यान रखा जाता है, जरा इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के होने के नाते फॉरेंसिक टीम जो मौके पर है, तकरीबन 2 दर्जन बताए जा रहे हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनके सामने और किस किस तरह की चुनौती इस वक्त होगी वहां पर? देखिए, ये डमी जो बनाया जाएगा उसकी हाइट, उसका वेट सुशांत सिंह के हाइट और वेट के मुताबिक ही बनाया जाएगा और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हैंग किया जाएगा। और उस कितने वेट से कितनी वेट से वो जो फंदा बताते हैं कुर्ते का कपड़ा था, वो उसको टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, ये सब चीजें देखी जाएंगी। जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने बताया, वही मेरा यही कहना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुर्ते का कपड़ा है उससे डमी को हैंग किया जाएगा पंखे में लगाकर, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं या चश्मदीदों की ओर से जो बयान अब तक सामने दिए गए हैं। डॉक्टर वीसी मिश्रा, बिल्कुल उसी तरीके से करना पड़ेगा और उसके नतीजे देखने पड़ेंगे कि वेदर ये ऐसा पॉसिबल था कि ये कपड़ा इनके वजन को टॉलरेट कर सकता है कि नहीं, ये सब चीजें देखेंगे। तो इस वक्त जो इतनी भारी भरकर टीम वहां पर 28 से 30 अधिकारियों की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम मौजूद है, क्या इसके लिए भी कुछ अलग से एक्सपर्ट होते हैं जो वो इन कामों को करते हैं? कौन करेगा ये सब कुछ वहां पर? ये फॉरेंसिक टीम के साथ ही इन चीजों के भी हेल्पर और एक्सपर्ट्स होते हैं। डमी बनाने वाले एक्सपर्ट्स अलग होते हैं और ये पूरी टीम के मेंबर्स ही होते हैं। डमी बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके जरिए सीबीआई की टीम पूरे मामले को रिक्रिएट करके वहां पर इस पूरे मामले को अलग तरीके से देखेगी। हमारे साथ तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से बहुत जरूरी हो जाता है कि आज तक पर आपको बता दें, हमारे संवाददाता अरविंद ओझा और शम्स ताहिर खान लगातार मौके पर जुड़े हुए हैं। मुनीश पांडे भी वहां से पल पल की जानकारी देते हुए, जो महिला सामने आई है, जो पड़ोसी सामने आई है, उन्होंने अपने दिल की भड़ास किस तरह से निकाली है, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। ये कहा जा रहा था कि दरअसल सुशांत सिंह की जब मौत हुई उसके एक दिन पहले देर रात तक पार्टी चल रही थी, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि किसी भी तरह की कोई पार्टी नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि सुशांत सिंह तो 4 बजे 5 बजे तक जगे रहते थे, लेकिन उस दिन रात के 10:30 से 11:15 के बीच लाइट ऑफ हो जाती है उनके कमरे की, जो सामान्य नहीं है। और इसी के साथ ही उन्होंने शंका भी जाहिर किया। उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 13 तारीख की रात को इस बिल्डिंग में सुशांत सिंह का जो घर करा गया, उसकी लाइट जो है 10:30 पौने 11 बजे सब बंद कर दी गई थी। सिर्फ एक किचन की लाइट ऑन थी और कभी भी हमेशा कभी ऐसे उसकी लाइट कभी ऑफ होती नहीं थी। 4-4 बजे तक जागता था वो। बट उस दिन जो आप लोग बोल रहे हैं पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ। तो आपको लग रहा है कि कहीं कुछ लाइट, क्योंकि जनरली ऐसे आप कह रहे हैं जनरली लाइट ऑफ नहीं होती है, सो दिस वाज कंप्लीटली ऑफ। तो पूरी लाइट, देयर इज समथिंग समवेयर, आई डोंट नो व्हाट इट इज। ये महत्वपूर्ण जानकारी जो सुशांत सिंह राजपूत की पड़ोसी हैं, आपको बता दें उसी बिल्डिंग में ये रहती हैं, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई है कि रात 10:30 बजे ही बंद हो गई थी लाइट। इतनी जल्दी कभी भी लाइट बंद नहीं होती है। और इसी के साथ ही उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए हैं। कक्कड़ साहब, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, सीबीआई ने दरअसल पुलिस से, मुंबई पुलिस से जिन चीजों को कब्जे में लिया है, जल्दी से अपने दर्शकों को उसके बारे में जानकारी दे देती हूं, उसके बाद मैं अगले सवाल पर आऊंगी। सुशांत के 3 मोबाइल फोन, सुशांत का लैपटॉप, वो मग जिससे सुशांत ने जूस पिया था, सुशांत ने उस समय जो कपड़े पहने थे और फंदे के लिए इस्तेमाल में किए गए हरे रंग के कपड़े को भी अपने कब्जे में लिया है। ऑटोप्सी और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सीबीआई को मिल चुकी है। सुशांत के घर और फार्म हाउस से बरामद जो डायरिया है वो भी मिल चुकी हैं।
13-14 जून की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सीबीआई ले चुकी है। रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती और इस केस से जुड़े सभी लोगों की सीडीआर भी मिल चुकी है सीबीआई को, और साथ ही 56 गवाहों के बयान की कॉपी भी सीबीआई की टीम ने मुंबई पुलिस से हासिल कर ली है। अब मैं आपके पास आते हुए, एक तरफ सीबीआई की टीम जो मौके पर मौजूद है, टीआर कक्कड़ साहब जो सुशांत के घर के अंदर छानबीन कर रही है, क्योंकि उसके सामने अलग अलग तरह की कई चुनौतियां इस वक्त हैं, और ऊपर से ये जो कब्जे में लिया है मुंबई पुलिस से, अब किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी ताकि वो किसी नतीजे पर पहुंच सके? टीआर कक्कड़ साहब, और लूपहोल्स कहां पर, यहां पर अगर आपसे मैं पूछूं तो नजर आते हैं? ये जो सीबीआई ने मुंबई पुलिस से जो सारी चीजें हासिल की, एक औपचारिकता है जी। जब भी केस कोई भी सीबीआई को ट्रांसफर होता है उससे पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन कर लिया जाता है, जो जो डॉक्यूमेंट्स, जो जो और फिजिकल एविडेंसेस या किसी और किस्म की मेडिकल रिपोर्ट्स है, वो सब उनसे ले लिया जाता है। यानी कि अब इस स्टेज पर मुंबई पुलिस को कोई आगे इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। जो कुछ आपने किया आप हमें दे दीजिए, जो भी आपने सीज किया है, चाहे वो लैपटॉप है, टेलीफोन्स है, सीटीआर है, जो भी आपने किया है वो उन्होंने ले लिया है। अब वो अपनी तौर पर उसको एक बार फिर हर चीज को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर कोई खामियां हैं या कोई ऐसी चीजें हैं जो कि दो बयान मिलते नहीं है, नहीं मिले, उस चीज को ढूंढने की कोशिश करेंगे। टेलीफोन्स पर किसको फोन गए, किसको नहीं गए, क्यों गए, उन लोग जिन पर फोन गए, जिन्होंने किए, उन सबको एक बार फिर पूछा जाएगा। इसी तरह अगर लैपटॉप पे कुछ ऐसा एविडेंस है जो इस क्राइम की तरफ पॉइंट कर सकता है, करता है, तो उस पर और निगरानी की जाएगी। तो ये सारी चीजें होती हैं और उसके बाद फिर वो अपना भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों पर जो उनको दी गई हैं उन पर भी पूरी निगरानी से वो काम करते हैं, और फिर जो भी उन्होंने करना होता है, मैं मतलब इतनी डिटेल्स भी आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि वो एविडेंस लिया है, उसकी जो भी उपयोग करना है उन्होंने वो करेंगे, वरना वो अपना भी इसी चीज के बारे में एविडेंस पूरा क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। क्योंकि इस वक्त सीबीआई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ ही मुंबई पुलिस की भी एक छोटी सी टीम वहां पर मौजूद है, उस टीम का रोल इस वक्त क्या है सुशांत के घर के भीतर? वो रोल ये होता है कि वो इमीडिएटली वो कहते हैं कि हमें ये भी ला दो, बताइए ये हुआ था। वो फिर अपने विभाग से पूछते हैं, वो जो भी सीबीआई ने कहा है क्या वो, या वो और तरह की मदद चाहते हैं। आफ्टर ऑल देखिए वो लोकल है, लोकल को मदद इन्वेस्टिगेशन में नहीं, मटेरियल कुछ मदद लेनी हो या किसी को बुलाना हो, आफ्टर ऑल अपना विटनेसेस को बुलाना है तो उनको कह सकते हैं उनको बुला दीजिए, या खुद भी कर सकते हैं। तो इसलिए हर वक्त एक लोकल पुलिस की एक छोटी टीम जो है वो सीबीआई के साथ है, जो इन्वेस्टिगेशन में हिस्सा नहीं ले रहे। एक और छोटे से सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास मैं रुक करूंगी। क्योंकि बिहार पुलिस जब मुंबई गई थी, हमने देखा मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग नहीं किया गया था और दो राज्यों की ईगो का ये मामला बनकर एक तरीके से सामने आया था। लेकिन अब चूंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की टीम वहां पर पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करने पहुंची हुई है, तो क्या कम से कम इस पूरे मामले में माना जाए कि सीबीआई की टीम जो कहेगी, जैसे जैसे कहेगी, मुंबई पुलिस को तमाम वो साक्ष्य, वो सबूत, हर चीज मुहैया कराने होंगे सीबीआई को, या फिर यहां पर भी आनाकानी की स्थिति बन सकती है? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो जिस तरह मुंबई पुलिस, कैलकाटा पुलिस और पर्टिकुलरली द आईपीएस ऑफिसर के साथ पेश आई, वो एक निहायत ही मतलब इट्स सो अनकंफर्टेबल। बिल्कुल। आईपीएस वाला एक आदमी जाए या कोई टीम इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो जहां जाते हैं, अगर उसको क्वारंटीन कर दिया गया। की बात, ये इन्वेस्टिगेशन की, मैं अगर वहां पे जा रहा हूं अपने किसी निजी काम से, तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब को या किसी को कह देता हूं भैया मैं आ रहा हूं, मुझे थोड़ी सी मदद ये चाहिए, जरूर होती है। ये हमारी एक आईपीएस में एक बड़ा सा अच्छा सा तालमेल होता है कि भाई आप आइए। इसमें उसको क्वारंटाइन करना, अब उसकी पहले जो 4 लोग थे, 5 लोग गए थे, उनको तो किया नहीं आपने आईपीएस वाले को क्वारंटाइन कर दिया। सो दिस क्लियरली शोड दैट यू डिड नॉट वांट दिस पर्टिकुलर ऑफिसर, दिस पर्टिकुलर टीम
to proceed any further in the investigation. Now ये establish तो करता है और ये मतलब मैं जितनी भी इसकी मतलब निंदा करूं मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि दोनों वहां भी वो हैं वहां भी वो हैं, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई सीबीआई को लेकर अब तो मुंबई पुलिस को जिन CBI चीजों को उसने बिहार पुलिस को मना किया था अब तो सीबीआई को आपको सब कुछ देना पड़ेगा। उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है, सीबीआई को सब पावर्स हैं। अगर वो इस तरह करते हैं तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट वो समन कर सकते हैं मुंबई पुलिस के अफसर, किसी भी अफसर को वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए कोई नॉन कोऑपरेशन की, हाँ ये हो सकता है कि कुछ ऐसा एविडेंस अगर है उसको विदहोल्ड कर लें, वो सामने ना लाएं, बट दैट इज अप टू द सीबीआई टीम टू फाइंड आउट कि क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। नवनीत वासन जी, अब मैं आपके पास आते हुए, चूंकि जब पुलिस किसी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है, कई सारे मामलों में हमने देखा है, उसके बाद सीबीआई को पूरे मामले की जांच की जाती है या एक पक्ष के मांगने के बाद फिर राज्य की ओर से केंद्र को सिफारिश करके और फिर सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाती है मंजूरी मिलने के बाद। क्या कभी इसके पहले ऐसा कोई मामला आया है जब आपने देखा हो कि किसी पुलिस की ओर से सीबीआई को सहयोग नहीं किया गया हो? नंबर एक सवाल। नंबर दूसरा सवाल मेरा यह है, हालांकि सुसाइड या फिर यह हत्या का मामला है, इसको लेकर इन्वेस्टिगेट कर रही है अभी पुलिस, लेकिन अगर एक बार ये हम दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन अगर हम सुसाइड को अगर मान लेते हैं तो सुशांत केस की जांच में सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अब तक का सीबीआई का जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है, मेरे पास आंकड़े हैं कि इस तरह के किसी भी मामलों में अंजाम तक सीबीआई ये जांच एजेंसी नहीं पहुंच पाई है। तो आप लोगों के सामने भी, यानी कि सीबीआई के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, आपने दो प्रश्न मेरे से पूछे हैं। एक तो कि सीबीआई के साथ इस तरह का सलूक पहले हुआ है कि किसी स्टेट पुलिस में कोऑपरेट, ये बहुत बारी होता है और आपको मालूम होगा कि बहुत, क्योंकि सीबीआई किसी स्टेट में भी उस स्टेट की कंसेंट के बिना अन्वेषण नहीं कर सकती है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का आदेश नहीं हो। इस केस में क्योंकि उच्चतम न्यायालय का आदेश है आर्टिकल 142 के अंदर, तो सीबीआई को वहां अन्वेषण करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। बहुत सारी स्टेट्स ने समय समय पर अपनी कंसेंट को ले लिया। अभी फिलहाल राजस्थान गवर्नमेंट ने सीबीआई से अपना कंसेंट ले लिया है, सीबीआई राजस्थान के अंदर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। इसी तरह कर्नाटक में ले लिया गया था पहले 2 बार, इसी तरह आंध्र प्रदेश में लिया गया, इसी तरह से वेस्ट बंगाल में, इसी तरह से छत्तीसगढ़ में। तो ये बहुत बार हुआ है क्योंकि हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है और इन्वेस्टिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, तो इसमें बहुत बार ऐसा हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है। तो सर, अगर मुंबई पुलिस की ओर से, हालांकि चूंकि आपने बताया कि आर्टिकल 142 के तहत आदेशित किया गया है देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से, तो बहुत कुछ रह नहीं जाता है मुंबई पुलिस के सामने, लेकिन फिर भी अगर वो किसी चीज को लेकर आनाकानी करे, चूंकि पीएम रिपोर्ट को लेकर भी सीबीआई को भरोसा नहीं है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो सही है, उसकी अलग से जांच की जाएगी, तो अगर ऐसे में सहयोग कहीं से भी नहीं किया जाता तो फिर सीबीआई के सामने क्या ऑप्शन होता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं नहीं मानता कि मुंबई पुलिस सीबीआई को सहयोग नहीं करेगी, ये प्रश्न उठता ही नहीं है। उनको सहयोग करना पड़ेगा और इतनी बड़ी गलती वो नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब केस का अन्वेषण दिया कि वह सहयोग ना करें, क्योंकि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ला सकती है सीबीआई के हमें सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उचित कार्रवाई करेगी। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई सिचुएशन या इस तरह की नौबत आएगी कि वो सहयोग नहीं करेंगे, वो पूरा सहयोग करेंगे। ठीक है। और दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि जो सीबीआई की जो रिकॉर्ड है वो इन केसेस में बहुत अच्छा नहीं रहा है। बिल्कुल सर। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि सीबीआई कोई सुपीरियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। सीबीआई के पास भी वो ही सब अधिकार हैं जो लोकल पुलिस के पास होते हैं, और सीबीआई के भी मेजॉरिटी अधिकारी जो हैं वो स्टेट पुलिस से ही डेपुटेशन पे आते हैं, तो वो कोई अलग से पुलिस अफसर नहीं होते हैं। खाली डिफरेंस इस चीज का है कि सीबीआई में बहुत कम केस होते हैं, अधिकारियों के पास काफी समय होता है उसको एक केस पे डिवोट करने का, लोकल पुलिस के पास इतना समय नहीं होता है। स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी लॉ का प्रक्रिया है वो दोनों के लिए एक ही है, और लोकल पुलिस ने भी बहुत डिफिकल्ट केसेस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किए हैं, और सीबीआई ने भी बहुत सारे केसेस, कॉम्प्लेक्स केसेस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किए हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है कि जहां आपका जो साक्ष्य है वो खत्म हो गया है, वो मिल ही नहीं सकता 60 या 65 दिन के बाद में, तो उस हिसाब से सीबीआई के लिए एक चैलेंज है, और सीबीआई उस वो साक्ष्य को वापस नहीं ला सकती।
वो तो इट हैज बीन लॉस्ट। और यही सबसे So, बड़ी इतना चुनौती भी होती होगी, सबसे बड़ी चुनौती यही होती होगी। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं मानता हूं कि सीबीआई फिर भी कोशिश करेगी कि इसके नतीजे पे पहुंच पाए कि ये सुसाइड था या ये और किसी तरह से अननेचुरल डेथ है बिल्कुल। या ये अबेटमेंट टू सुसाइड है कि उनको इतना तारीफ किया गया था कि वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गए, जैसा कि फैमिली ने अलेज किया है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी ओर से दी गई है। और चूंकि जब भी किसी राज्य की पुलिस सही तरीके से किसी मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती तो पीड़ित पक्ष की ओर से इस बारे में मांग की जाती है, आंख बंद करके सीबीआई पर भरोसा किया जाता है कि वो जो इन्वेस्टिगेट करेगी वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और इस पूरे मामले में भी सुशांत के परिवार को अगर किसी पर भरोसा है तो वो सिर्फ सीबीआई की टीम ही है। और सीबीआई की टीम, आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के मुंबई स्थित घर में लगातार अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। लेकिन डॉक्टर वीसी मिश्रा जी, आपके पास आते हुए, लेकिन एक जो तथ्य असामान्य निकलकर सामने आए हैं सुशांत के मौत के मामले में, उनका जिक्र करते हुए अगला सवाल मैं आपसे लूंगी। सुशांत के शरीर पर जो पीएम रिपोर्ट है, चोट के निशान दिखाई नहीं दिए, गले और सिर के आसपास कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। कहा जाता है कि खुदकुशी में वो टूट जाती है। इस रिपोर्ट में मौत के वक्त का भी जिक्र नहीं किया गया है, जिसको लेकर बार बार सुशांत के पिता के वकील की ओर से क्वेश्चन किए गए। सुशांत के गले के नीचे 33 सेंटीमीटर का लंबा लिगेचर मार्क मिला था, उसके बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। और रस्सी का निशान ठुड्डी से 8 सेंटीमीटर नीचे था। ये जो तमाम बातें हैं वो किस ओर इशारा करती हैं, वीसी मिश्रा जी? देखिए, ये बहुत ही संदेहपूर्ण चीजें पाई गई हैं। लिगेचर मार्क जो होता है, जब कोई आदमी अपने आप को हैंग करेगा तो वो इस तरीके से जाता है जो कि उसका पैटर्न अलग होता है बिल्कुल। और जो हम लोगों ने फोटोग्राफ में देखा है ऑनलाइन में, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। और उसकी विड्थ भी बिल्कुल यूनिफॉर्म है। और वो कहीं से भी ऐसा लगता नहीं है कि ये किसी रस्सी का या किसी कपड़े का मार्क है, बल्कि लगता उल्टा है कि इतना यूनिफॉर्मली सिमिलर। अब थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज वीसी मिश्रा जी हम तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है सर, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। तो वीसी मिश्रा जी, एक बार मैं फिर से चाहूंगी सर को फुल फ्रेम दिखाया जाए। सर, जो क्वेश्चन बार बार निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो असामान्य स्थितियों की ओर इशारा करते हैं, मैं उसके बारे में चाहूंगी। आप बताइए कि किस तरह से जब भी कोई सुसाइड के लिए गले में फंदा डालता है तो वो मार्क कैसा होता है और असामान्य परिस्थितियां किस ओर इशारा करती हैं, मैं चाहूंगी उसके बारे में फिर से वैसे मिश्रा जी। देखिए, जब अगर एक्चुअल ये सुसाइडल हैंगिंग होता, हाँ, तो इसका लिगाचर मार्क का जो पैटर्न है वो इस तरीके से आता, थोड़ा सा इलोंगेटेड पैटर्न होता। लेकिन ये इलोंगेटेड ना होकर हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल। तो इसका बॉडी का, ये फेस का लोड वगैरह जो पड़ता है वो खिंचाव होता है बॉडी वेट के हिसाब से। तो लिगाचर मार्क सुसाइड केस में जो एक्चुअल अगर होता तो ये इस तरीके से जाता और यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता। कहीं पे पतला होता, कहीं पे चौड़ा होता। लेकिन यहाँ पर तो एक जैसे कोई लेदर की बेल्ट को कस के दबाया गया हो और बिल्कुल यूनिफॉर्म साइज का चौड़ाई का एक पैटर्न बना हुआ है, जो कि मुझे एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट तो बिल्कुल लगता नहीं है कि ये हैंगिंग का मामला होगा। ये गला घोटने का भी मामला हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि ये हैंगिंग का मामला नहीं, जिस तरह के मार्क निकलकर सामने आए हैं ये गला घोटने का भी मामला हो सकता है। इसमें एक और जानकारी देते हुए मैं पूछूंगी इसके बारे में साहब से। गले की दाहिनी तरफ निशान की जो मोटा निशान है वो 1 सेंटीमीटर था, जबकि गले की बाईं तरफ की निशान की जो मोटाई है वो 3.5 सेंटीमीटर थी। फांसी में कहा जाता है दबाव बराबर होता है, इसमें एक तरफ ज्यादा और दूसरी तरफ कम नहीं होता है। क्या ये भी बात है जो इस पूरे मामले को शक के घेरे में लेकर आती है साहब? देखिए, अगर 1-2 लोगों ने मिलकर उसके गले को घोटने की कोशिश की, जिसकी संभावना है, मैं अभी कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो प्रेशर जिधर से ज्यादा होगा, जिधर से कम होगा, उसी हिसाब से उसकी चौड़ाई और उसकी बिल्कुल बीच में नेटवर्क की जी सर प्लीज अपनी बात पूरी करें। मैथमेटिकली इक्वल नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स कि कौन लोग इसमें अपने फोर्स को अप्लाई करके उसका गले को दबा रहे हैं या खींच रहे हैं, लेदर का पट्टा है कि क्या है, तो वो इधर ज्यादा हो सकता है, इधर कम हो सकता है। तो वो यूनिफॉर्म होने का मेरे बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन इसमें मुझे हैंगिंग वाला जो लिगाचर मार्क होता है वो
लगता ही नहीं है, 95% नहीं लगता कि ये। एक बार फिर से बताइए क्यों, आप क्यों इस बारे में शक जाहिर कर रहे हैं कि दरअसल ये सुसाइड का, खुदकुशी का, हैंगिंग का मामला नहीं हो सकता कि फंदे में खुद सुशांत लटक गए, और आप इसको लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गला घोटने का मामला हो सकता है ये? हाँ, मैं सकता वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं कंफर्म होकर नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये डिपेंड करेगा सीबीआई की इंक्वायरी के बाद, और जो और भी एविडेंसेस आएंगी। लेकिन एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट किन बातों पर आप लोगों का ध्यान जाता है जिससे कम से कम ये तय हो जाता है कि ये मामला वास्तव में सुसाइड का है या फिर नहीं है इस पूरे मामले में? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जब जिस अवस्था में वो लटका हुआ था, वो कहते हैं कि इन्होंने आत्महत्या की है, तो उस समय का फोटोग्राफ होना बहुत जरूरी था, जो एक प्रिकॉशन नहीं लिया गया। और ये किस स्थिति में लटके थे, किस स्थिति में उन पे फंदा बांधा गया था, घुटने की पोजीशन क्या थी, ये स्टडी का पार्ट था, जो कि दुर्भाग्य की वजह से किसी ने देखा नहीं है, उसका फोटोग्राफ भी कोई नहीं है। और जो मेन चीज होती है कि कई तरीके से इंसान लटकता है, उसकी हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है, उसके वेट के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन वो किस पोजीशन में था ये नहीं। और दूसरी बात ये है कि आंखों को बाहर ना निकलना, जीभ का बाहर ना निकलना, ये इस तरफ इशारा करता है कि यह सुसाइडल हैंगिंग नहीं है, प्रेशर केवल गले पे पड़ा है, उसकी सांस के रुकने की वजह से उसकी डेथ हुई है। और डिपेंड करेगा आगे ये इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा। सीबीआई के ऊपर हमें भरोसा करना है, वो करना चाहिए भी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। और अगर उसकी वीडियोग्राफी हुई है, तो वो सीबीआई की टीम देखेगी भी। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, सीबीआई की टीम जो पोस्टमार्टम है वो किस तरह से, किस प्रक्रिया के तहत कराई गई, उसकी जो वीडियोग्राफी हुई है वो देखेगी, जो बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई है। लेकिन टीआर कक्कड़ साहब, दरअसल पोस्टमार्टम सही से नहीं हुआ, रिपोर्ट में गड़बड़ है, ये खुद सीबीआई की ओर से कहीं ना कहीं इस बात को लेकर शंका जाहिर की जा रही है। इसी वजह से एम्स के डॉक्टर्स भी अब इस पूरे मामले को देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ चूंकि जिक्र किया है यहाँ पर आरसी साहब ने, उनकी ओर से सीधे सीधे कहा गया कि देखिए अगर हैंगिंग होती है तो जीभ बाहर आ जाती है, आंखें बाहर निकल आती हैं, लेकिन सुशांत के मामले में ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, जितना भी हमने अपनी सर्विस में देखा है, हैंगिंग के बहुत केसेस होते हैं, 2-3 चीजें जो हैं वो अधिकतर मैं नहीं कहता कि हर एक केस में ऐसा देखा गया है, लेकिन आंखों का बाहर आना, जीभ का लटना, फीसिस का निकलना, ये एक 3 चीजें ऐसी हैं जो कि अक्सर पाई जाती हैं। 3 नहीं तो 2 पाई जाती हैं, 2 नहीं तो 1 पाई जाती है। तो वो एक पैटर्न होता है कि भाई ये हाँ ये हो सकता है। अब ये है कि जैसे हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट मिश्रा जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत हूँ कि जो हैंगिंग है, इतना बड़ा आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, अगर हैंगिंग है तो उसके लिगेचर मार्क्स जो होंगे बिल्कुल फ्लैट नहीं हो सकते हैं। आप कल्पना करिए कि जब वो अगर स्टूल नीचे रखा है या कुछ और तरीके से उसने अपने आप को हैंग किया है, वो भी देखने वाली बातें हैं। तो एकदम झटका लगता है, जब झटका लगता है तो जो रस्सी है वो ऊपर की तरफ लेके जाएगी, ठोडी की तरफ या पीछे, तो फिर वो उसी तरह से नीचे से ऊपर लिगेचर मार्क होंगे, ठीक है ना। अब इसमें अगर फ्लैट्स हैं, बिल्कुल हॉरिजेंटल हैं, तो ये कुछ और जाहिर करता है। ये मेरा अपना अनुमान है, हो सकता है मेरा अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वर्टिब्रा में कुछ ना कुछ हड्डी, कुछ ना कुछ तो क्रैक आना ही चाहिए, क्योंकि इस व्यक्ति का वेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और इसी वजह से जो बातें आप लोग जाहिर कर रहे हैं, दरअसल यही वो तमाम बातें हैं जिसके आधार पर परिवार वालों ने यह शक जाहिर किया कि दरअसल खुदकुशी कर ही नहीं सकता था सुशांत, और इसी वजह से उन लोगों की ओर से एक के बाद एक जितनी भी थ्योरी पुलिस की ओर से मुंबई से दी गई थी उसको वो लोग काटते हुए चले गए। अब सीबीआई पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, एक तरफ पड़ोसियों की ओर से पूरे मामले में अपनी शंका जाहिर की गई कि दरअसल 13-14 जून की रात सुशांत सिंह राजपूत के कमरे की लाइट 10:30 बजे ही बंद हो गई थी, जबकि इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब यहां से भी यकीनन सीबीआई अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ेगी। एक बार फिर से सुनिए पड़ोसी की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है जब आज तक के हमारे संवाददाताओं ने उनसे सवाल पूछे।
देयर इज समथिंग समवेयर, इस तरह से अपनी शंका जाहिर करते हुए सुशांत सिंह राजपूत की ये पड़ोसी यकीनन अब इनसे भी हो सकता है सीबीआई की टीम पूछताछ करे और उसके पूरे मामले पर आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारे पेज ऐसे हैं जिनका खुलना अभी बाकी है। आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। 28 से 30 लोगों की एक बहुत बड़ी टीम सीबीआई के अधिकारियों के और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की इस वक्त सुशांत के घर के भीतर मौजूद है। क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। हत्या या फिर आत्महत्या, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में सीबीआई के अधिकारी लगे हुए हैं। इस बड़ी खबर पर आज तक की नजर लगातार बनी रहेगी। दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। फौरन लौटेंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।